साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ हो नहीं सकता, आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ममता बनर्जी का पूरा हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट में बराबर कर दिया गया है। दोस्तों, उनको लग रहा था कि बस कुछ भी बोल दो, कोई भी भड़काऊ बयान दे दो। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का, सुनने का कितना बड़ा असर पड़ता है। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंस गई हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ना दोस्तों, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बंगाल की पूरी कहानी को देखता है, कैसे एक एक करके वो सारे हिसाब किताब बराबर हो रहे हैं, आज के वीडियो में ये पूरी तरह से आपको उसका एक हिस्सा दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी ममता बनर्जी ने बहुत सारे काम किए। सीआरपीएफ को लेकर हेट स्पीच दिया है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ना, उसको लेकर कहा कि होने नहीं देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी गवाही दे रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। और इसके साथ ही आपको यह भी दिखाऊंगा कि चुनाव आयोग ने कैसी सख्ती दिखाई है। एक दुलरवा अधिकारी थे ममता बनर्जी के, वो पता है कैसे कैसे बहाने बना रहे थे। चुनाव आयोग ने दोस्तों धक्का देकर के बाहर भगाया है। और आज मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस, जो 1 लाख के करीब है, सारी की सारी पावर सीज कर ली गई है। आज की कहानी में यह भी आपको दिखाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा। कैसे सीआरपीएफ के लोग अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेकर बंगाल पहुंचे हैं, उसकी कहानी भी दिखाऊंगा। आज का एक कमेंट जय सिया राम जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि ये एहसास रहे कि जो भी हमारे सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल काम करने जा रहे हैं, वो अपने मिशन में, लोकतंत्र की स्थापना के मिशन में कामयाब होकर लौटें। उनके लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एचबी शॉर्ट्स में लगातार अन्य कहानियां हैं, कमेंट में पिन कर दिया है। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ही शुरुआत करना चाहता हूं। पहले मैं बता दूं दोस्तों, सुओ मोटो सुनवाई हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मालदा वाला मामला चल रहा था, लेकिन बहुत डिटेल्ड बातचीत हुई। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ है। कई सारे वकील, कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, फिर इधर के भी वकील हैं। पहले मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूं। आपको याद है ना ममता बनर्जी क्या कह रही थी? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने नहीं देंगे, एक को भी कटने नहीं देंगे। जैसे ही 4 बजे सुनवाई शुरू हुई दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही इसकी शुरुआत कर दी। और देखिए, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। ये जो सर है ना, मैं कह रहा था ना कि जो काम बाकी लोग नहीं कर पाए ना, वो चुनाव आयोग करके रख देगा। ज्ञानेश कुमार के लिए इसीलिए बार बार बोलता हूं दोस्तों, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक झटके में जो लोग बोल रहे थे एनआरसी नहीं होगा, एनआरसी का बाप है ये। आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। देखिए, मैं आपको बार एंड बेंच का दिखाता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हैज सेंट अ लेटर, ही हैज स्टेटेड एज ऑन अप्रैल 6, 12:04 PM, ये आज की बात हो रही है, कि आज 6 अप्रैल 12 बजे दोपहर तक, 12:04 तक जो 60,06,000 केसेस है ना, जो सर में सुनवाई हो रही थी, 60,06,000, उसमें 59,15,000 ऑब्जेक्शंस पर फैसला हो गया। बड़ा मजिस्ट्रेट को धमका रहे थे ना कि करने नहीं देंगे, जुडिशियल अधिकारियों को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये गुंडे धमका रहे थे। 60,06,000 में से 59,15,000 हो गया। ये कल परसों तक खत्म होने वाला है, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, पूछते भी हैं, जो सीनियर एडवोकेट नायडू हैं, जो चुनाव आयोग के वकील हैं, कि क्या यह अपडेट हुआ है? तो उन्होंने जानकारी दी कि 1,26,000 नीड्स टू बी अपडेटेड। वो धीरे धीरे प्रोसेस में अपडेट हो रहा है, ये बात हो रही है, जानकारी दी जा रही। यानी 59,15,000 ऑब्जेक्शंस डिसाइडेड हो गए 60,06,000 में। लेकिन कहानी यही नहीं है, असली कहानी तो श्याम दीवान, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो उधर से हैं, वो जानकारी देते हैं।
अब आपको मजा आएगा असली कि खेल कितना बड़ा है, कैसे उन घुसपैठियों को गलत वोटरों के सहारे यह चुनाव जीता जाता था। सुप्रीम कोर्ट की अभी कुछ देर पहले की चीज दिखा रहा हूं दोस्तों। एडवोकेट श्याम दीवान कहते हैं कि ये जो 60 लाख केसेस आए हैं उसमें 44 लाख अवेलेबल हैं और जो इंक्लूजन रेट है वो 55% और रिजेक्शन रेट 45% है। आप समझ रहे हैं, 60 लाख में 55% लोग जो हैं उसी को स्वीकार किया गया और 45 लाख केसेस को हटा दिया गया है। ऑफ द 20 lakh published cases of deleted electors 7 lakh have already filed। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जिन 45% लोगों को रिजेक्ट किया गया है अब वो कोर्ट जा रहे हैं, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि हो सकता है कि कुछ गलती रह गई, हो सकता है। तो भैया आपके पास रास्ता है, आप जाइए अपील कीजिए, ये रास्ता दिया गया है। लेकिन यहां पर एक मामला बड़ा विचित्र आता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को घुसा दिया जाए। 44-45% लोग रिजेक्शन हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जहां पर सुनवाई होगी वहां पर भी हम कुछ ना कुछ करके इन लोगों को पास करा देंगे, ये इनको लग रहा है। कोई बात नहीं, पास कराइए। अब यहां चक्कर ये है दोस्तों कि एक कट ऑफ डेट है कि इस डेट के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा, भले आप ट्रिब्यूनल में जीत जाएं। अब देखिए यहां कपिल सिब्बल भी कूदते हैं, यहां कल्याण बनर्जी जो ममता के सबसे खासम खास हैं वो कहते हैं कि 19 ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। ये मिलॉट को कहते हैं कल्याण बनर्जी, जानते हैं ना कैसे कैसे भाषण देते हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि 21 अप्रैल तक, 21 अप्रैल अभी 6 अप्रैल चल रहा है, ट्रिब्यूनल जितने नाम को क्लियर कर देगा उसको भी वोट देने की मान्यता दे दी जाए। अब देखिए डबल स्टैंडर्ड आपको बताता हूं दोस्तों। अभी फॉर्म 6 भाजपा वाले जब जाके जमा कर रहे थे तो ये लोग हंगामा काट रहे थे, आपको ध्यान है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरे भाई जिसका नाम ऐड होना होने दो, लेकिन चुनाव आयोग ने तो एक कट ऑफ डेट दिया है ना, मान लीजिए 6 अप्रैल दिया है, तो आज तक जितने वोटर का हो गया वही वोट देंगे, उसके बाद जो भी फॉर्म 6 भरे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहां पे उल्टा गेम कर रहे हैं कि 21 अप्रैल तक दीजिए। जानते हैं क्या कहा जस्टिस बागची ने, कि अरे भाई ऐसे तो फिर पूरा केओस हो जाएगा, फिर तो सारा मामला ही बिखर जाएगा। देखिए अपीलेट अथॉरिटीज विल फॉर्मुलेट प्रोसीजर एंड नेचुरल जस्टिस इज फॉलोड एंड द फाइनल ऑर्डर विल टेक ए मंथ और इवेंट टेक 60 days। अगर 60 दिन, 1 महीना रहेगा, फिर अगर हम सबको देते रहें तो पूरा तो एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये मामला है दोस्तों, 60 लाख में 45% लोगों के नाम गए। मैं जरा अभी सुप्रीम कोर्ट की और चीजें बता दूं दोस्तों। मालदा को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और कमेंट किया। वो कहते हैं कि मालदा में जहां मजिस्ट्रेट को धमकाने की कोशिश की गई वहां 8 लाख ऑब्जेक्शन थे, वो भी क्लियर हो गया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, आखिरी जो लाइन लिखी है देखिए, पढ़िए। चीफ जस्टिस कहते हैं, आई हैव गॉट माई मोबाइल इनसाइड कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई नेवर डिड इट। मैं जीवन में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपना मोबाइल लेकर आया क्योंकि मुझे पल पल की खबरें देखनी, ये जीवन में नहीं किया। ये बंगाल की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है आप सोचिए। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, ममता बनर्जी को लेकर के एक खतरनाक तरीके से सबूत दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए ममता बनर्जी के खिलाफ खतरनाक सबूत। यह बड़ी कहानी है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आखिर में आगे के हिस्से में वो भी दिखा दूंगा आपको। क्या है देखिए क्या लिखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वी हैव समथिंग टू से ऑन डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी। सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए कि कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और उसके बाद सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू जो चुनाव आयोग के वकील हैं वो कहते हैं, सी द स्पीच दैट वाज गिवन। ये स्पीच देखिए जो दिया गया है। दे सेड सीआरपीएफ ऑफिसर्स आर कमिंग टू बीट यू। ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि सीआरपीएफ के जो अधिकारी आ रहे हैं वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं।
और नायडू जो है दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं। फिर नायडू मेहता यह भी कहते हैं कि एक जुडिशियल ऑफिसर तो क्राई कर रहा था, रो रहा था, चीख रही थी कि मेरे बच्चे को बचाइएगा। यह मालदा की कहानी है दोस्तों। आज गजब हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत दिए गए हैं, कोई नहीं बचा सकता। जो लोग सोच रहे हैं कि बंगाल में कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं आपको एक एक करके चीजें भी दिखाता हूं। पहले आपको बता दूं दोस्तों कि 60 लाख लोगों में से करीब करीब 23,40,000 लोग, उनके नाम खत्म हो गए, कट गए। 45% मामले, समझ लीजिए, अभी 1 लाख के करीब बचा हुआ, यानी कुल नाम कितने हो गए? 90 लाख नाम। ममता बनर्जी कितने वोट से जीतती है? 60 लाख। ये 90 लाख नाम है दोस्तों, 90 लाख। ऐसे ही ये तृणमूल कांग्रेस वाले चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, उनको पता है जमीन खिसक चुकी है, खत्म हो चुकी है। एक एक नाम जो कट रहा है वो मानकर चलिए वो घुसपैठी है, वो लीगल वोटर नहीं है। और इस बार आपको साफ साफ दिखाई देगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ना दोस्तों ममता बनर्जी का बयान का, जरा वो सबूत दिखाता हूं आपको, देख लीजिए आप सबूत, क्या कहानी आपको बताता हूं। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होनी है। अब ये बख्तर बंद गाड़ियों में, जरा विजुअल देखिए, दिल खुश ना हो जाए तो बोलिएगा दोस्तों, ऐसी तस्वीरें दिखती नहीं थी। लगता है बंगाल में गुंडा राज है, ये उस गुंडा राज का इलाज है। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ शानदार गाड़ियों में, कारवां है पूरा का पूरा, बख्तर बंद गाड़ियां, कोई छू नहीं सकता। ये जब गुजर रहे थे रास्ते में अयोध्या पहुंचे, वहां जाकर भगवान राम के चरणों में खुद को, अपने आप को समर्पित किया, आशीर्वाद लिया। ये कहा कि बंगाल जा रहा हूं, लोकतंत्र की स्थापना होनी ही चाहिए। चुनावी ड्यूटी पर जा रहे हैं, ये रिजर्व पुलिस बल है सीआरपीएफ के। अब ये सिर्फ अयोध्या पहुंच गए, वहां प्रणाम कर लिया। क्या कहती है ममता अभी दिखाता हूं। अब आपको दिखाता हूं बंगाल में पहुंची सीआरपीएफ की गाड़ी। आपको एक से एक विजुअल मिलेंगे दोस्तों। अब मैं वो दिखा नहीं रहा, एक एक जगह सबको, जिसको कहते हैं ना हांकना, हांक रहे हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, इनको फुल प्रूफ पावर दिया गया है। कोई दिख जाए वहीं पे हिसाब किताब बराबर कीजिए। इधर सरकार का हिसाब किताब ये लोग बराबर कर रहे हैं, जो वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं उसका हिसाब किताब ये सीआरपीएफ वाले बराबर कर रहे हैं। अच्छा, जब ये पहुंचते हैं ना तो वहां बताते हैं दोस्तों, बांग्ला में मैं एक हिस्सा आपको सुनाता हूं कि भैया कोई दंगा फसाद मत करना, करोगे यहीं देन एंड देयर इलाज कर देंगे। एक छोटा सा हिस्सा बांग्ला में है, सुनिए आपको क्या कहते हैं ये। এলাকার সকল বাসিন্দাকে জানানো যাচ্ছে যে আসন্ন নির্বাচনের জন্য আপনাদের নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ সদস্যরা আপনাদের মাঝে পৌঁছেছেন। আপনাদের লক্ষ্য হলো এলাকার শান্তি। अब देखिए ये हमारे सेंट्रल फोर्सेस है ना दोस्तों, रिजर्व बल है ना। ममता बनर्जी कैसे इनके खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं। जानते हैं क्या कह रही हैं? मुझे आज ही पता चला 200 गाड़ियां लेकर अयोध्या से सीआरपीएफ के जवान आ रहे हैं आप लोगों पर हमला करने के लिए। आप लोग मत डरना, ये केवल 15 दिन का खेल है, 25 दिन का खेल है। ये डरा रही है, उसके बाद हम तुम लोगों की सुताई करेंगे। ये उसका आगे का हिस्सा है जो ये साफ साफ समझा रही हैं, डरा रही हैं। ये पिछली बार हो चुका है, इनके नेता बार बार डराते। मैं आपको इनका भाषण सुनाता हूं दोस्तों, ट्रांसलेशन भी लगा रखा है, बड़े ध्यान से देखिए। শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। কেউ ভয় পাবেন না, এটা 15 দিনের ছলনা, 15 দিনের খেলা, 25 দিনের খেলা। यही सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए गए दोस्तों, यही मैं आपको दिखा रहा हूं, यही वो बयान है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताता हूं। अब जानते हैं बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर के 1,10,000 बंगाल पुलिस के जवानों की संख्या है। इसमें भी अगर ऑपरेशनल तरीके से देखें तो 80 से 85,000। और जानते हैं सेंट्रल फोर्सेस कितने भेजे गए हैं? 2,40,000, यानी बंगाल पुलिस से भी 3 गुना ज्यादा जमीन में सेंट्रल फोर्सेस होंगे। एकदम बिछा दिया है दोस्तों। अगर पिछली बार से तुलना करें 2021 से 2.5 से 3 गुना। पिछली बार 1071 कंपनियां थी, इस बार 2400 से अधिक कंपनियां हैं।
और बंगाल पुलिस के बारे में जानते हैं। इस बार कोई काम नहीं, सिर्फ लाइन लगवाइए, कहीं भूल चूक से भी मतदान केंद्र तक दिखने नहीं चाहिए अंदर में। यह बंगाल पुलिस के लिए तैनाती हो गई है दोस्तों। अब देखिए, ये जब सुप्रीम कोर्ट काम करता है, जब चुनाव आयोग काम करता है, तो होता क्या है, जरा उसका भी एक उदाहरण दिखाता हूं। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार, ममता के सबसे दुलारे अधिकारी, अब इनको हटाया। अब जानते हैं कि ये लोग अगर बंगाल में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेंगे, तो चुनाव आयोग ने इनको तमिलनाडु भेज दिया। बोला 5 निर्वाचन क्षेत्रों का पुलिस पर्यवेक्षक। अब देखिएगा क्या है, असल मकसद था इनको बंगाल से रुखसत कीजिए, बाहर कीजिए, बंगाल में रहेंगे गड़बड़ी करेंगे। इनको टाइम दिया गया था कि आप तुरंत जाकर के वहां पर काम करेंगे। हम जानते हैं ये पहुंचे नहीं। आज 6 तारीख हो गया ना, पहुंचे नहीं। ये बोलने लगे हम बीमार पड़ गए। पहले तो दबाव डाले, कुछ नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा कि हम बीमार हो गए साहब, हम जा नहीं पाएंगे। चुनाव आयोग समझता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पता है क्या किया भाई, बीमार आदमी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन चुनाव आयोग जानता है ये झूठ बोल रहे हैं। 6 अप्रैल यानी आज तक का समय दिया था। बोला गेट आउट, सीधे तमिलनाडु जाइए और बीच में कहीं मत रहिएगा। कौन है ये सुप्रतिम सरकार? ममता के सबसे भरोसेमंद। ठीक चुनाव शुरू होने से पहले सुप्रतिम सरकार को इन्होंने कोलकाता का पुलिस कमिश्नर बनाया था। रोने धोने लगे। इन पर कई गंभीर आरोप है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यह कहा कि अगर ये सज्जन बंगाल के भीतर भी रहे तो ये पूरे मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ये है दोस्तों। और जब मैं आपको ये बता रहा हूं ना दोस्तों, बंगाल की कहानी, सुप्रीम कोर्ट की, मालदा की कहानी, तो एक छोटी छोटी कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। मालदा में एक नया वीडियो सामने आया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको बकायदा ब्रेकिंग न्यूज चलाया। जानते क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही गर्म नहीं है। जब वहां जजों को, मजिस्ट्रेट को छुड़ा करके ले जा रहे थे ना, मैं वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों। इस वीडियो में जानते क्या है, 34 बाइक से इन मजिस्ट्रेट का पीछा किया गया। आज मालदा में एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के उसकी धुलाई हो रही है। एनआईए की जांच जबरदस्त तरीके से हो रही है। 40 बीएलओ को तलब किया गया है। समझ लीजिए, एक एक जगह पे, एक एक कार्यालय में जा करके एनआईए की जांच चल रही है। और इसमें एक महिला बीएलओ है दोस्तों, नाम है तनुश्री मोदक भट्टाचार्य। इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और कहा है आप 3 दिनों के भीतर कोलकाता का हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आइए, आपसे अभी पूछताछ होगी। और जो ये मुख्य आरोपी है दोस्तों, मफक्रुल इस्लाम, इसको लेकर के भी, इसकी तो गिरफ्तारी हो गई ना, इसको लेकर के जबरदस्त खुलासे हो रहे हैं कि ये कोलकाता में भी गुंडागर्दी करता था। बहुत सारे मामले इसके निकल करके सामने आ रहे हैं। और तभी मैं कहता हूं दोस्तों कि बंगाल का माहौल बदल रहा है। अभी मैं देख रहा था, कल ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, कूच बिहार में रैली थी। इतनी भीड़ की सोच नहीं सकते दोस्तों। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पश्चिम बंगाल, जिसके भव्यता के बारे में हम जानते थे, आज महाजंगल राज की स्थिति है। मालदा की कहानी को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों के सामने किस प्रकार से रखा, उसका एक छोटा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। महाजंगल राज है ये टीएमसी। जब न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम करती है। और अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि टीएमसी बंगाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकालने पर तुली है।
एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। इधर सुप्रीम कोर्ट में और तमाम जगहों पे तो खुलासे हो ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बड़ा खुलासा किया। टीएमसी ने जो घोषणा पत्र रखा है ना, उसका नाम इश्तेहार रखा है। अब ये बांग्ला भाषा का तो शब्द भी नहीं है, बड़ा बंगाली संस्कृति की बात करते हैं। आखिर ये क्यों रखा गया, किसको टारगेट करने के लिए? प्रधानमंत्री मोदी ने खुलासा किया कि किस तरीके से 1905 में, आजादी से भी पहले, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए मजहबी ताकतों ने लाल इश्तेहार जारी किया था। आज फिर उसी की याद आ रही है, सुन लीजिए। टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। देख रहे हैं ना दोस्तों, खुलेआम चल रहा है ये। लेकिन इस बार मानकर चलिए, जब सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकत के साथ काम कर रहा है, केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना होगी, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? सीआरपीएफ ने जो अयोध्या में आशीर्वाद लेकर वहां पहुंचने का काम किया, क्या कहेंगे? एक कमेंट दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हां, देखिए एचबी शॉर्ट्स में लगातार नई कहानियां अपडेट कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल नई कहानियां देखिएगा, वहां पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। Yeah.